गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज वर्णमाला का लास्ट पार्ट है और इसके बाद में संधि शुरू हो जाएगी। जो संधि की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने पुराने इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट डले हैं उनमें आपको सारे मिल जाएंगे। पोस्ट डली है उनमें सारी इसकी लिंक दी हुई है पुरानी वीडियो की। तो आप पहले इसको ना देखने की बजाय उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से बीच में से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाएगा। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस वीडियो इसके बिल्कुल ना करें, वीडियो एंड तक देखें। और जो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ वो हिंदी सभी एग्ज़ाम के लिए है। एक कमेंट आई थी मेरे पास में कि हिंदी साहित्य क्या यूपीएससी में है। तो हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल हिंदी है तो यूपीएससी में बिल्कुल हिंदी है। और 500 नंबर का जो पेपर होता है वो पूरा हिंदी वैसे है, तो इसमें हिंदी सारी आती है जो हिंदी साहित्य का। इसमें हिंदी साहित्य भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। और जो एमपीपीएससी है अदर एग्ज़ाम है उनमें सब में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्णमाला से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो इसके बिल्कुल ना करें और वर्णमाला बिल्कुल ना छोड़ें, डिटेल में बिल्कुल इसको पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैंने यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया था। अब चलते हैं नंबर बी। तो नंबर बी पे क्या है, ये व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पहले स्वर तंत्री के आधार पर किया गया था। स्वर तंत्री में जो कंपन होता है उसके आधार पे जो मैंने उसकी वीडियो आपको कल दिखाई थी, आपने कल देखी होगी, कल मैंने पढ़ाया था उसमें। तो इसमें है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से होते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो जो अल्प आप समझ ही रहे हो, जो अल्प शब्द है वो क्या होता है, छोटा, उसका मीन्स ही छोटा होता है। और जो महाप्राण है वो बड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दी हुई है परिभाषा, कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। काय की मात्रा के, ये आप इसको ज़रूर पढ़ें, श्वास की मात्रा के आधार पर। तो कौन कौन से हैं वो, और ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनता है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद किए जाते हैं। तो कौन से हैं, 2 नाम भी आ सकते हैं। वो 2 कौन कौन से हैं जिनका वर्गीकरण श्वास की मात्रा के आधार पर किया गया है। तो वो कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले पढ़ते हैं अल्प प्राण। अल्प का मतलब बता दिया, वो अल्प का मतलब ही छोटा होता है, अल्प माने कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में लगती है, यानी कोई वर्ण है और उसका उच्चारण कर रहे हैं तो श्वास वायु बहुत कम मात्रा में लग रही है, यानी कुछ वर्ड बोल रहे हैं और जो वायु होती है श्वास के साथ में वो बहुत, उसका यूज बहुत कम हो रहा है। तो वहाँ कौन सा होता है, तो वहाँ अल्प प्राण होता है। और ये अल्प प्राण कौन, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ मैं पहले आपको ये न समझाते हुए ये समझा रही हूँ, जो नोट लिखा है कि सभी वर्गों के 1, 3, 5, यानी यहाँ 1, 3, 5 का नियम चलता है। सब कैसे हैं, ये सब विषम संख्या हैं, यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे ऑड इवन आपने पढ़ा होगा, तो ये विषम संख्या है। तो यहाँ पे ये कौन कौन सी है, 1, 3, 5, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। कौन को, अब सभी वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वो कौन सा है, तो वो अल्प प्राण होते हैं। तो देखो, का वर्ग में है का, गा, ड़ा, चा, जा, या, टा, डा, डा, तथा ये चारों या, रा, ला और व। उसके बाद में ता, द, ना, पा, ब, मा। तो इसलिए मैंने ये आपको ये जल्दी इसलिए करा दिए कि अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत जल्दी ख़त्म करा दिए, तो ये ख़त्म कराने का कोई मीश नहीं है। यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे काय का नियम लग रहा है, तो ये विषम नियम लग रहा है। काय का लग रहा है, 1, 3, 5, ये जो नियम फॉलो हो रहा है वो 1, 3, 5 का हो रहा है। ये जो आप यहाँ पे याद करेंगे तो सबसे पहले आपको करना है अल्प प्राण। समझ जाइए, छोटा है,
यहाँ पे। उसके बाद में सिर्फ ये 1 3 5 का नियम याद रखना है आपको, आपका अल्पप्राण वैसे ही क्लियर हो जाएगा, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं गाइस महाप्राण क्या है। महाप्राण अभी आपने पढ़ा था अल्पप्राण और अब पढ़ेंगे महाप्राण। तो महा का मतलब ही होता है ज़्यादा, मैंने पढ़ाया था अभी कि अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है ज़्यादा। तो ये महाप्राण की क्या परिभाषा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगती है, यानी कोई ध्वनि है और उसका उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ सांस वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रही है। अल्पप्राण में क्या था कि बहुत कम मात्रा में लग रही थी और महाप्राण में बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रही है, तो वहाँ महाप्राण होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे महाप्राण कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो सभी वर्गों के 2 और 4, यानी सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। यानी ये कैसे हैं? सम, उसमें विषम थी और इसमें कैसे हैं? सम हैं। तो वह कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए ख, घ, छ, ज, ठ, ड, था, द, फ, व। और ये तीनों सा कैसे हैं? तो ये तीनों सा भी महाप्राण है, क्योंकि इनके जो अब इनका बोलते हैं ना, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ पे श्वास वायु अधिक मात्रा में लग रही है, इसलिए वहाँ इनका भी उच्चारण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो ये भी महाप्राण हैं। और हा, ये जो हा है इसका भी उच्चारण क्या है? ये भी महाप्राण है। अब चलते हैं नंबर सी। ये आपको बी पढ़ाया था, पहले ये पढ़ाया था, अब बी और अब पढ़ेंगे सी। पर जो 3 है या इसे सी बोल सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो रहे थे इसलिए मैंने इसे ए बी सी में डिवाइड कर दिया था। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया कि जीव तथा अन्य अवयवों द्वारा विभिन्न प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उन्होंने बोला है यहाँ पे कि ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारी जीभ या अन्य मुखावयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, यानी अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। इस आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित विभाजन किया गया है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख अवयव परस्पर स्पर्श करके वायु को रोकते हैं, यानी कि कोई व्यंजन है और उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो जो मुख अवयव हैं वो परस्पर ऐसे आपस में आके और यहाँ पर जो वायु निकलती है उसको क्या कर रहे हैं? तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो वो कौन से व्यंजन है? तो वो स्पर्श व्यंजन है, यानी कोई वायु निकल रही है और 2 व्यंजन परस्पर आपस में जो मुख अवयव है ऐसे करके यहाँ पे जो वायु निकल रही है उसको क्या कर रहे हैं? उसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ ये पढ़ते हो ना, ये देख लीजिए पहले आप कि कुछ स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती है। यहाँ पे कुछ शब्द का यूज किया गया, पूरे नहीं कुछ। और वैसे कितनी है? तो सरल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 16। तो कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ़, त, थ, द, ध और प, फ, ब और भ। तो ये सारे कौन से हैं? तो ये स्पर्श व्यंजन हैं। चलते हैं अगले व्यंजन की ओर। नंबर 2 है नासिक के व्यंजन। कौन सा है नंबर 2? तो ये है नासिक के व्यंजन। तो जो नासिक के व्यंजन है उनकी क्या परिभाषा है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं, यानी कोई व्यंजन है और उसका उच्चारण करते समय जो मुख के अवयव होते हैं वो वायु को रोकते हैं, और परंतु वायु पूरी तरह मुख से ना निकलकर कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। यानी कोई व्यंजन है और इनका उच्चारण करते हैं तो मुख अवयव वायु को रोकते हैं, लेकिन वायु को पूरी तरह से नहीं रोक पाते, तो वायु मुख से न निकलते हुए नाक से निकलती है। उन व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला का पंचम वर्ण कौन सा होता है? तो वो नासिक के व्यंजन होता है। इस श्रेणी में आता है कायकी में, नासिक के व्यंजन की श्रेणी में। कौन सा? वर्णमाला का पंचम वर्ण। तो कौन कौन से हैं? ढ,
ड, या, ड़, न और मा। ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे नासिक के व्यंजन हैं। कैसे हैं ये? तो ये सारे के सारे नासिक के व्यंजन हैं। तो अब पढ़ते हैं नंबर 3 है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी नंबर 3 कौन सा है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या है इसकी परिभाषा? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है, यानी जो वायु है जो निकलती है मुख से, वो मुख के पहले किसी अवयव यानी स्थान को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे तो हो गया स्पर्श व्यंजन। अब इसको क्या बोला गया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा खत्म नहीं हुई। फिर यहाँ लिखा है कि फिर रगड़ खाते हुए, यानी रगड़ किसी चीज़ से टकराते हैं, घिसती है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है और फिर रगड़ खाते हुए यानी घिस के बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? च, छ, जा और जा। ये सारे क्या हैं? तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। उसके बाद में नंबर 4 है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी ऊष्म व्यंजन भी बोल सकते हैं, या फिर ऊष्म व्यंजन भी बोल सकते हैं। तो इनकी क्या परिभाषा है? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख अवयवों से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, यानी कोई व्यंजन है और उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो श्वास वायु है वो मुख के भाग से रगड़ खा के यानी घिसके टकरा के बाहर निकलती है, उसको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो वो और इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं, यानी इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? तीनों, ये सा और हा। ये गाइस मैंने आपको पहले जब वर्णमाला शुरू करी थी तो जो ऊष्म व्यंजन पढ़ाए थे उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन आप एक बार फिर देख लीजिए। और ख, ग, जा और फा। अब ये जो खा है ये आपने देखा होगा, इधर जो मैं बड़ा करके लिख दे रही हूँ, यहाँ पे ये बिंदी लगी है इसके आगे, ये जो बिंदी लगी है छोटी सी बिंदी, इसको नुक्ता बोला जाता है। और अब ये एनसीईआरटी में आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नुक्ता अब लगने लगा है। और ये गा में भी है, तो जा है तो जा को बोलेंगे ज, फा है तो फा को बोलेंगे फ। और ये नुक्ता अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क काट लिए जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हिंदी में छोटी से छोटी गलती पकड़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं नंबर 5 है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की कितनी संख्या है? तो 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। जो य और जो वा है इनको बोला जाता है अर्धस्वर, और जो रा है, रा को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन। उसके बाद में जो ला है, ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। अब चलते हैं, और इनको व्यंजन नहीं बोला जाता है, इनको अर्धस्वर बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए कि यह ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में रखी जाती हैं। यानी ये जो ध्वनियाँ हैं वो स्वर और जो व्यंजन की जो बीच की स्थिति है वहाँ पे रखे जाते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन। इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास वायु बहुत कम मात्रा में लगती है, और क्योंकि ये ध्वनि कभी स्वर होती हैं तो कभी व्यंजन, यानी ये फिक्स नहीं है इनका, ये कभी तो स्वर में निकलती हैं और कभी व्यंजन। उसके बाद में ये रा और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। रा और ये जो य और वा है इनको क्या? अर्धस्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्धस्वर? क्योंकि ये कभी स्वर होते हैं और कभी व्यंजन, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। और जो रा व्यंजन है जो मैंने पहले बता दिया उसको प्रकंपित व्यंजन भी या लुड्डित व्यंजन भी कहा जाता है। कैसे कि कंपन होता है और जीभ पलटती है, इसीलिए इसको प्रकंपित या लुड्डित स्वर व्यंजन कहते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला है
रा कोई 4 रूप हैं, ये हर कोई नहीं बताता, मैंने बता दिया कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। और ये जो है नाम, ये SI में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हिंदी SSC GD वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनकी जो रा है, रा के 4 नाम है। कौन मूल रूप है, तो ये वाला जो रा होता है ये इसका क्या है, मूल रूप, यानी जो मेन पहचान है वो क्या है, ये वाला रा। उसके बाद में तिर्यक या इसको पद बोला जाता है, वो क्या है, ऐसे ट्रक लिखा है ये, तो ये जो नीचे रा लग गया ये कौन सा है, तो उसको तिर्यक या पद बोलते हैं, ये ऐसे करके लगता है। उसके बाद में तीसरा है तिरछा, यानी जो ये ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो तिरछा लगा रहे हैं वो कौन सा है, तो इसको तिरछा रा बोलते हैं, ये ऐसे करके। उसके बाद में जो चौथा नंबर का है वो उसको बोला जाता है रेफ, या ये नुक्ता जरूर लगाइए, आप लगा लीजिए ना। उसके बाद में ये जो रेफ लिखा है ये कौन सा रा होता है, तो ऐसे करके लगता है, यानी ये जो गर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये ऊपर लग गया उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रेफ बोलते हैं। अब यहाँ पे जो या और जो वा है उसको अर्धस्वर बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको व्यंजन नहीं बोलते, इनको अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद में रा है, तो रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, रा को क्या कहते हैं, तो प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में ला है, तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब ये 4 हैं लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, और क्वेश्चन एक तो यहाँ से और एक क्वेश्चन ये रेफ ज़रूर पूछ लेते हैं। ये जो रेफ है उसका निशान बताइए, क्या चिन्ह होता है उसका, तो उसका क्या है, जो ऊपर रा लगता है उसको रेफ बोलते हैं। ये काय के रूप हैं, तो ये रा के 4 रूप हैं। अभी गाय जी अंतस्थ व्यंजन ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे स्पेस कम था, आगे चलते इसको समझा देती हूँ आपको। और ये अंतस्थ व्यंजन पढ़ रहे थे, तो अंतस्थ व्यंजन में ये रह गया था ऊपर का कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मैंने पहले बता दिया था आपको, लेकिन आप यहाँ डिटेल में देख लीजिए कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पीछे या बगल से। ला बोलते समय जीभ बीच में खड़ी हो जाती है। या ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ बीच में खड़ी हो जाती है। आप बोल के देखना, ला लड़की, एक तो ये जीभ है क्या बीच में खड़ी हो रही है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और वायु दोनों ओर से निकल जाती है। तो ये कौन से व्यंजन कंप्लीट हो गए यहाँ, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 6 है उत्क्षिप्त व्यंजन। नंबर 6 क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका अर्थ ही होता है फेंका हुआ, यानी कोई जो बर्ड है वो ऐसा लग रहा है कि ये फेंका जा रहा है। इसका उच्चारण करते समय यहाँ पे लिखा है कि इसका अर्थ है फेंका हुआ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा भाग को स्पर्श करके झटके से वापस आता है, यानी जो जीभ का पहला जो भाग है वो काय को जो मूर्धा भाग से स्पर्श करता है और झटके से, कैसे झटके से ही वापस आता है, तो उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। कौन से होते हैं, ड़ और ये वाला डा, ये कौन से व्यंजन है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। नंबर 7 कौन सा है, संयुक्त। नंबर 7 है संयुक्त व्यंजन। 7वां कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की क्या परिभाषा है कि 2 या 2 से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो जो संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, 2 या 2 से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी 2 हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, वैसे इनकी संख्या कितनी है, 4, चे, त्रम, ज्ञा और स्रा, इनकी संख्या कितनी है, 4। लेकिन देवनागरी की वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 3। उन्होंने जो स्रा है, ये वाला जो स्रा, इसको हटा दिया है, ये जो स्रा है इसको हटा दिया है इस स्रा को, और कौन से रह गए हैं, चे, त्रम, ज्ञा, यानी जो 3 हैं वो उन्होंने यहाँ पे संयुक्त व्यंजन माने हैं। और इसका मैंने विच्छेद करके आपको जब वर्णमाला पढ़ाई थी उसमें मैंने पूरा बता दिया था तोड़ के कि ये कैसे बना है। नंबर 8 है अयोगवा।
तो अयोगवा आ और अंगा को अयोगवाक कहते हैं। जो आ होता है इसको अनुस्वार और अंगा को क्या कहते हैं, विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 9 है अनुस्वार। तो नंबर 9 अनुस्वार क्या है कि यह नासिक के व्यंजन होते हैं, यानी इनका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इनको उच्चारण तो मुंह से करते हैं, लेकिन जो वायु है कुछ नाक से निकलती है, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी में अनुस्वार से संबंधित नियम इस प्रकार, यानी जो हिंदी है उसमें अनुस्वार के कुछ नियम हैं। अनुस्वार ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता, ऐसे ही इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसके भी कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आइए वो नियम देख लेते हैं। वो अनुस्वार से संबंधित नियम क्या है, तो अनुस्वार से संबंधित नियम, अनुस्वार से संबंधित कौन कौन से नियम हैं वो इसमें पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पहला नियम है 5 वर्गों के स्वर रहित, यानी स्वर के बिना पंचम व्यंजन, यानी जो 5वां व्यंजन है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में लिखा है चंचल, गंगा। अब मैं बता रही हूँ इनका कैसे प्रयोग किया गया है। जो 5 वर्ग है, यानी जो 5 वर्ग थे जो बताए थे आपको, वो का, चा, टा, ये जो वर्ग थे 5, इनमें क्या है कि स्वर रहित, यहाँ स्वर नहीं मिलेंगे, तो स्वर रहित पंचम जो 5वां व्यंजन आएगा, यानी जो 5 वर्गों में जो 5वां व्यंजन आता है, लास्ट में आपने देखा होगा डा या जे आता है, तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम है, काय का नियम है, अनुस्वार का पहला नियम। ये इसके उदाहरण है। उसके बाद में आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक दंड ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। दंत को ऐसे भी कर लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है, जिन शब्दों में पंचम व्यंजन के बाद कोई अन्य पंचम व्यंजन आता है, यानी कोई शब्द है उसके जो पंचम व्यंजन है, यानी जो 5वां व्यंजन है उसके बाद कोई अन्य 5वां व्यंजन आता है, तो पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई शब्द है जो पंचम व्यंजन के बाद फिर अन्य 5वां व्यंजन आ रहा है, और तो वहाँ पंचम वर्ण का तो प्रयोग हो जाएगा, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिए उदाहरण, ये जन्म लिखा है, यहाँ देख, इसको जन्म को ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। सम्मेलन में बहुत से लोग यहाँ बिंदी लगा देते हैं, आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। सम्मान, उन्नति, कुछ आपने शब्द देखे होंगे, लग रहे होंगे कि ये अनुस्वार से संबंधित है, लेकिन उनमें अनुस्वार नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ अनुस्वार का नियम नंबर 2, ये नियम नंबर जो 2 है, ये यहाँ फॉलो कर रहा होगा। उसके बाद में 10वां है विसर्ग। तो हिंदी में विसर्ग का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा है? पहला है, संस्कृत के तत्सम शब्दों को हिंदी में भी ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संस्कृत के तत्सम तद्भव होते हैं। अब मैं आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से होते हैं वो। तो तत्सम तद्भव की जब क्लास चलेगी उसमें आपको बताऊंगी। तो ये इनमें क्या बोला है, एक कौन कौन से हैं? अंतः, पुनः, प्रातः, ये कैसे हैं? ये जो संस्कृत के हैं तत्सम शब्द हैं और इनको जो कहते हो, यानी कि जैसे हैं वैसे ही इनको यहाँ पर लिखा गया है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ना आप और हम भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरा नंबर क्या है, इसमें लिखा है छ या छी लिखने में भी विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये अकेला छ लिखे हैं आप, ऐसे छ भी लिखते हो तो इसमें भी ये जो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, हिंदी में दुख लिखते समय विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में आपने देखा होगा जो दुख लिखा जाता है वो अपन ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो संस्कृत है, संस्कृत में दुख ऐसे लिखा जाता है, यहाँ दा
और खा के बीच में विसर्ग लगाया जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण आप बिना विसर्ग के नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ आपकी वर्णमाला ख़त्म होती है पूरी कंप्लीट। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका टेस्ट है जो मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा PDF दूंगी, आपको उसके आंसर पूरे बताने हैं। और ये क्लास उसके बाद जो टेस्ट होगा वो आपको 11 तारीख के बाद होगा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। और आपको इसके बाद में होगी शुरू संधि की क्लास। आप संधि की क्लास पूरी डिटेल से चलेगी, बड़ा हो जाए, लेकिन ये है कि क्लास भले बड़ी हो जाए लेकिन आप डिटेल से पढ़िए, जिससे आपका पूरा एक बार में पूरा बेस क्लियर हो जाए और ग्रामर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं गाइज अगली क्लास में। अगली क्लास होगी संधि की, और हिस्ट्री भी मैं कल से शुरुआत कर रही हूँ। पूरी शुरू से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जो जहाँ से प्राचीन भारत की शुरुआत है वो मैं आपको सारी डिटेल में पढ़ाऊँगी। और आप एक बार क्लास देखिए, अगर पसंद ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।